Hello everyone. So in today's session, I'm going to discuss the chapter nuclei with you, right? So this is going to be not a complete thing, but I am telling you कि मैं आपके साथ में थ्योरी पोर्शन जो है पूरा डिस्कस कर दूंगी एंड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। इस लेक्चर के बाद अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, दिस इज फॉर बोथ्स या तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं सो इट वुड बी मोर देन इनफ, बट द कंडीशन इज आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है, लिख के देख लो अगर टाइम है तो, ठीक है। और PYQs जो है इसके डेफिनेटली जो है आप इसके जरूर से देख लेना, नहीं तो उसके बिना कोई फायदा नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नेम है द न्यूक्लियाई। चलिए, सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो है बच्चे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। सब लोग को पता है यार, तुम लोग अब इतने बड़े हो चुके हो कि आइसोटोप्स क्या होता है ये तो सबको पता है, ठीक है। बट मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। आइसोटोप्स आर दोज एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होता है, बट जो उनका मास नंबर है बच्चे वो डिफरेंट होता है। तो मास नंबर जो है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, जैसे कि अगर मैं आपके साथ में बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास में हाइड्रोजन की। ये है हमारे पास में हाइड्रोजन की आइसोटोप्स, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रीटियम है। इसी तरह से आप क्लोरीन की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जिसमें क्लोरीन के देखो एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 17, बट इनके मास नंबर में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। लाइक दिस इज 35 एंड देयर इज वन मोर क्लोरीन विच एग्जिस्ट इन द नेचर विच इज 37, राइट। अब ये हो गया हमारा आइसोटोप्स के बारे में। इसके बाद वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आपको एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्लोरीन जो 1735 वाला है वो 40% एग्जिस्ट करता है, और क्लोरीन 1737 वाला जो है वो 60% एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर मैं आपसे बोल दूं ये 40% है और ये 60% है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, आप क्या करेंगे, ठीक है। और मैं बोल दूं इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास अलग है ना क्योंकि ये दोनों आइसोटोप्स हैं, तो एटॉमिक मास तो इनका डेफिनेटली अलग ही होगा। तो अगर मैं आपसे ये बात बोल दूं कि इनका एटॉमिक मास जो है पहले वाले का वो है x1 और इसका एटॉमिक मास जो है वो है, बाकी हमने पता है ये 35 है, ये 37 है, बट लेट्स ट्राई टू मेक अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ये x1 है, ये x2 है, तो हम किस तरह से इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास को आई एम राइटिंग लाइक AAM। तो आप लोग क्या करेंगे, यू विल से व्हाट, यू विल से 40% ऑफ पर्सन के हम डिवाइड बाय 100 करते हैं इनटू x1 प्लस 60% ऑफ x2। ये हमारा होता है स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। अच्छा चलिए अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास में ये होता है हाइड्रोजन 1,3, एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर 3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलते हैं, ट्रीटियम बोलते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो हमारे पास में ट्रीटियम न्यूक्लियाई होता है ये होता है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव इन नेचर। कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। एंड बच्चे उसके साथ साथ में ऑफ कोर्स अगर ये रेडियो एक्टिव है तो ये अनस्टेबल भी है, राइट। और जो चीज अनस्टेबल होती है वो आपको नेचुरली नहीं मिलती है। अगर नेचुरली मिलती होती बच्चे तो वो एक्सप्लोजन हो रहा होता उस जगह पर, तो इट इज नॉट रियली फाउंड नेचुरली। तो tritium is radioactive in nature and it is unstable and it is not naturally found. Now let us do the composition of the nucleus, right? Let's do the composition. तो बच्चे अब इतना तो आप जानते होंगे, बहुत सिंपल सी बातें होती हैं ये कि इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं हमारे एटम को। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं मास नंबर। जो ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर दैट इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स,
ठीक है। एंड ये जो हमारा एटॉमिक मास होता है ये क्या होता है बच्चे, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि मैम यहाँ पर तो मास होना चाहिए ना, मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन, बट बेटा दिस इज एटॉमिक मास नंबर, दिस इज नॉट एटॉमिक मास, this is atomic mass number, you have to keep that in mind. Ma'am, what about the electrons, why are they not considered? बच्चे you know this is negligible weight, इसका वेट बहुत कम होता है, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This minus 31 means divided by 10 to the power 31. It is very less in comparison to the mass of the proton and neutron. I think it is for proton it is 1.67 into 10 to the power minus 27. So यहाँ पर आप 10 to the power 27 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आप 10 to the power 31 से डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन में जितनी ज्यादा जीरोस होती है उतना कम होता है मास, ठीक है। ओके चलिए, और आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं वो सभी के सभी न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास नंबर जो है सेम होता है, एटॉमिक मास नंबर बोलना गलत हो जाता है, मास नंबर सेम होता है, दे हैव द सेम मास नंबर बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। अच्छा, अब हम कभी कभी ना आपको एग्जाम में न्यूक्लियस की जगह, वो अगर ज्यादा सारे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियस की जगह कभी कभार न्यूक्लाइड्स भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, न्यूक्लाइड्स भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कौन सी नई सी टर्म आ गई, मैंने तो पहली बार देखी है, ठीक है। ओके अच्छा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आइसोटोप्स बताए, आइसोटोप्स में मैंने आपको क्या बताया कि एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंशिएटेड। आइसोबार्स मैंने आपको क्या बताया, मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, वो है आइसोटोन। अब आइसोटोन में क्या होता है बच्चे, आइसोटोन में क्या होता है, आइसोटोन वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन सेम होता है, पूरा मास नंबर सेम नहीं है, दैट मीन्स प्रोटॉन्स आर वेरिएबल, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर वेरिएबल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, एटॉमिक नंबर इज वेरिएबल। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो मास नंबर भी वेरिएबल है, मास मैं m से लिख रही हूँ mn से, और एटॉमिक नंबर मैं an से लिख रही हूँ, तो यहाँ पर देखो बच्चे मास नंबर भी वेरिएबल है और एटॉमिक नंबर भी वेरिएबल है। मैम मास नंबर कैसे वेरिएबल है, बेटा मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। यहाँ पर न्यूट्रॉन तो सेम है माना, बट प्रोटॉन तो वेरिएबल है ना, यहाँ पर भी प्रोटॉन वेरिएबल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आइसोटोन्स आर, मैम इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बेटा इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, इक्वली होते हैं क्योंकि तभी एटम न्यूट्रल रहता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट दी आइसोटोन्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। क्या आपको ये चीज मालूम है, ये चीज जो है वो हमें आइंस्टाइन जी ने बताई थी, आइंस्टाइन जी की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये थ्योरी बहुत बड़ी है, ठीक है, और अगर आप फर्दर कोर्सेज में इफ यू विल गो फॉर फिजिक्स एंड उसमें अगर आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में एक्चुअल में पढ़ाई जाएगी, बट एज ऑफ नाउ आपको उतना ज्यादा जो है उसके बारे में स्टडी नहीं करना है। तो मैम हमें करना क्या, आप डायरेक्टली हमें वो बताइए, इतना समय हमारे पास में नहीं है, हमें उस टॉपिक करना है, उसे समझना है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग बच्चे, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट बच्चे आई एम बीइंग वेरी मच क्लियर दैट इफ यू आर फॉर गिविंग द एग्जाम इन 2023 then only you should be viewing this video. Even if you are viewing it for the next year or for any further year, तो आप वो topics जो हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको कोई टॉपिक्स डिलीटेड हैं या कोई टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं तो उस केस में आपको अपनी बुक या फिर किसी और टीचर को प्रेफर कर लीजिएगा, है ना। तो ऐसे मत करना, सोलली डिपेंड कर गए, इसीलिए मैंने बता दिया है कि बेटा प्लीज थोड़ा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है।
अगर आपको एनसीईआरटी जाननी है तो यू कैन डेफिनेटली कम हियर, बट आई एम मेकिंग इट इन अकॉर्डेंस विद द 2023 syllabus, right? Yeah, but of course NCERTs will remain same in the further years as well, but my major concern is that कि अगर आप अगले साल देख रहे हैं ये वीडियो तो आप लोग अपने सिलेबस को चेक कर लेना, जो टॉपिक एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं उनको भी आप कवर कर लेना, ठीक है, अपने पुराने नोट से या कहीं से भी, ठीक है, ये आप अपने बोर्ड एग्जाम के गैप में देख सकते हैं। ओके मैम, तो आइंस्टाइन जी की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या बोला था? आइंस्टाइन जी की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या बोला था? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, बच्चे, उन्होंने हमें ये बताया था कि मास इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, mass is also form of एनर्जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि एनर्जी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी में से लूज हो रही है तो जरूरी नहीं है वो सिर्फ हीट की फॉर्म में लूज होगी, या किसी भी एनर्जी है ना उसी की फॉर्म में लूज हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो इसका क्या मतलब हुआ मैम? बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एनर्जी जो है वो मास की फॉर्म में भी लूज हो सकती है। ये नहीं समझ में आया? देखो बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस न्यूक्लियाई का वेट जो है वो x था, है ना, जस्ट चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस न्यूक्लियाई का जो वेट था वो क्या था बच्चे? फॉर एग्जांपल 1 ग्राम इज अ वेरी ह्यूज वेट, बट एक्चुअल में 1 ग्राम का वेट होता नहीं है, वो बहुत हाई है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अगर किसी न्यूक्लियाई का मास 1 ग्राम था, उसने कुछ अल्फा बीटा गामा कुछ रेडिएशन करके उसने अपना कुछ नया न्यूक्लियस बना दिया। अब जितना उसका होना चाहिए था मास वो हुआ नहीं, उससे थोड़ा कम हो गया। जैसे कि आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर एक हमने 10 न्यूट्रॉन और हमने 10 प्रोटॉन्स आपस में जोड़े और हमने एक्सपेक्ट करा कि इसका मास जो है x आएगा, हमने ऐड वैड करके सब देख लिया, बट एक्चुअल में उसका मास जो है वो x माइनस वाई आया, वाई कुड बी एनीथिंग। तो ये डिक्रीज इन मास क्यों हुआ? ये डिक्रीज इन मास क्यों हुआ? तो आइंस्टाइन जी ने हमें बताया कि ये जो डिक्रीज इन मास है वो एनर्जी की वजह से हुआ। तो वहां से हमें ये पता चला कि जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म में भी लूज किया जा सकता है, एंड इस वजह से उनकी एक इक्वेशन भी आई थी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि एनर्जी इज इक्वल टू mc², ठीक है, राइट, जिसमें उन्होंने एनर्जी को मास के साथ में रिलेट किया था कि जितनी एनर्जी रिलीज वो मास के साथ दे हैव रिलेटेड इट, राइट। बट ये ऐसा नहीं है ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ही ये चीज वैलिड हो पाती है, ठीक है, बट डेफिनेटली अब आगे फर्दर क्लासेस में से डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चा साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए एक बात मैं आपको बता दूं बच्चे, ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। तो पहली चीज मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अच्छा, अब एक बात मेरी सुनिएगा, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? देखो एक हमारे पास में एटम है, एटम कैसा होता है? स्फेरिकल शेप्ड होता है। क्या होता है बच्चा? स्फेरिकल शेप्ड होता है। अब स्फेरिकल शेप्ड का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr³। यस मैम, यही होगा। ओके बेटा, तो बेटा एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है मास नंबर के, मतलब कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है दैट इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, जिसको हम लोग ए के साथ में डिनोट करते हैं। समझ में आया? 4/3πr³ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, दैट मीन्स वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ए के, ठीक है बच्चा? यस मैम। तो ये एक्सपेरिमेंटली चीज है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और हम इलाबोरेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 4/3r³ जो कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ओके मैम,
अब हम ये चीज कांस्टेंट है तो हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी से हटा सकते हैं, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी में जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उनको हम लोग साइड पे कर देते हैं, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर हम लिख सकते हैं इस क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, मीन्स बेसिकली हम पावर को 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या लिख देंगे, आर नॉट लिख देंगे। तो ये हमारे पास में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आ चुका है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हमने लिख दिया है। एक न्यूक्लियस का हमने रेडियस का रिलेशन निकाला है उसके मास नंबर के साथ में। अब एक बात आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आर नॉट की वैल्यू क्या है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइंटिस्ट लोग आइडेंटिफाई करते हैं और आपको बता देते हैं, तो आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आर नॉट हमारे पास में क्या होगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होगा। आर नॉट हमारे पास में क्या होगा मेरे बच्चे, आर नॉट होगा हमारे पास में 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा जी, अब यहां पर आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। डेंसिटी क्या होता है ये समझ में आ गया ना बच्चे, मैंने कैसे करा, यहां मत कंफ्यूज होना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर में ये चीज एक्सपेरिमेंटल है एंड उसके बाद में हमने एक इक्वेशन डिराइव करी है, ठीक है। अब डेंसिटी हमारे पास में क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके मैम, दिस इज वेरी सिंपल, आई नो इट इज वेरी सिंपल, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप मास को कैसे लिख सकते हैं, मास को आप कैसे लिख सकते हैं, अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर होता है, तो मैं यहाँ पर इसको x से डिनोट करके या mx से डिनोट करके मैं mx लिख देती हूँ। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 प्रोटॉन्स एंड देन देयर आर 10 न्यूट्रॉन्स, सो इसका मास नंबर होगा 20। अब 20 तो मास नंबर है ना, मास कैसे निकाले, मल्टीप्लाई कर दो उसके एक प्रोटॉन के मास के साथ। मैम न्यूट्रॉन के साथ क्यों नहीं करा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसको डिनोट कर दिया है mx से। अब वॉल्यूम में हम कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्या था बच्चे, मैंने आपको अभी ड्राइव करके बताया, आर जो है वो हमारे पास में है आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय एम एक्स 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, इसको बराबर करो, इसको क्यूबिंग करो दोनों साइड पे, आर नॉट का क्यूब a, मतलब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट हो जाएगा, ठीक है मैम। देखो ए आप ऊपर नीचे कट हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा, यहाँ से हमें ये मालूम पड़ा कि जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ए। डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड करती ही नहीं है, ये आपको बात यहाँ से समझ में आई, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है काफी बारी, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, देखो मैंने 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को आपस में मिलाया, है ना। जैसे कि ऐसे सोचो, मैं गई बाजार गई, मैंने बोला कि ना आप मुझे 2 किलो आलू दे दो, है ना, और आप मुझे 2 किलो क्या दे दो, बताओ 2 किलो और क्या लेना है, 2 किलो चलो मशरूम दे दो। वैसे 2 किलो मशरूम कौन लेता है, कोई बात नहीं, हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, फिर क्या हो गया, हम ले रहे हैं। 2 किलो आलू ले लो, 2 किलो मशरूम ले लो, है ना। तो हमने सोचा यार 4 किलो बनेगा, 4 किलो बनेगा। भैया ने, हमने कुछ मैजिक कर दिया, भैया ने जैसे ही पॉलिथीन में डाला, कपड़े का है बायोडिग्रेडेबल, हमने डाला, भैया ने सोचा 4 किलो होगा, हुआ क्या, वो तो सिर्फ 3.8 किलो का ही रह गया। ये क्या हो गया, मास कम कैसे हो गया, डिक्रीज कैसे
कैसे हो गया मास? कैसे हुआ, क्यों हुआ? एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में मास बाहर चला गया। अब असली में तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। 2 किलो आलू, 2 किलो मशरूम डालोगे तो लिफाफे में डालोगे तो 4 किलो के ही लगेंगे, बल्कि थोड़ा बढ़ ही जाएगा। क्यों, लिफाफे का भी मास आ जाएगा ना, कोई बात नहीं। बट अगर आप वही चीज न्यूक्लियस में अप्लाई करते हो, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपने 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स को मिलाया, आपने एक्सपेक्ट करा था एक्स मास आएगा। जब आपने उसको एक न्यूक्लियस के अंदर समेट देते हैं ना बेटा, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं एक फोर्स के साथ में, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। वो आपस में जुड़ जाते हैं एक फोर्स के साथ में, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया जी? इसको हम क्या बोलते हैं? जब वो आपस में जुड़ जाते हैं हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब जब वो आपस में जुड़ते हैं, मतलब उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, आपस में उनको अट्रैक्शन फील होती है, तो मतलब वो स्टेबल हो चुके हैं। और जब भी स्टेबिलिटी आती है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो मास तो घटता ही है। तो जब हमने इन 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन को करा, जैसे कि आप कहीं बाहर रह रहे थे, जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, आप पढ़ने के लिए कहीं कोटा चले गए, ठीक है। आप अपनी फैमिली से दूर हैं, आप अपने दोस्तों से दूर हैं, आप अपने भाई बहनों से दूर हैं, ठीक है। तो इमेजिन करिए आपकी फैमिली के अंदर ऐसा हो रखा है कि आप लोग जो है, आप कोटा चले गए हो, आपकी मम्मी आपके घर पे है, जो आपका रियल वाला घर है, और आपके जो पापा हैं वो किसी और शहर में जॉब के लिए गए हैं। तो आप तीनों क्या रह रहे हो? अलग अलग रह रहे हो। अब क्या हुआ, आपके 2 साल खत्म हो गए, आपने एम सोचा था वो आपका पूरा हो गया, नीट में सिलेक्शन हो गया, जेई में जो भी आपने सोच रखा था तुम्हारा वो हो गया, बोर्ड्स हो गया, सीयूटी हो गया, सब हो गया। जब तूने सोचा था तो तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, तो आप अपने घर पे आ जाते हैं। फिर पढ़ाई खत्म करके जो आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो आप घर पे आ जाते हैं, है ना। तो पहले जब आप अलग अलग रह रहे थे, आपकी मम्मी अलग, आपके पापा अलग, आप अलग रह रहे थे ड्यू टू सम वर्क पर्पस, तब आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम थी, आप थोड़ा अनईजी फील करते थे, लोनली फील करते थे, सैड फील करते थे, आपकी एनर्जी बड़ी हाई रहती थी, आप बड़े अनस्टेबल से फील करते थे, आपकी मम्मी भी थोड़ी अनस्टेबल फील करती थी, उनको आपकी याद आती थी, आपके पापा भी अनस्टेबल फील करते थे क्योंकि उनको भी आपकी याद आती थी। अब क्या हुआ, जून का महीना आया, आपका कोर्स खत्म हो गया, आपके पापा को छुट्टी हो गई, आपकी मम्मी तो वहीं पर ही रह रही थी, सब लोग अपने अपने घर आ गए, सब लोग मिल हो गए। तो 2 महीने के लिए आपके घर में बड़ी खुशी हो गई, बड़े मजे आ गए, आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई, आपको मजे आने लगे। वो जो आप सारा दिन हिलते झूलते रहते थे, आपकी वो एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन हो गई कि यार अब तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, कोटा में थोड़ी ना बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ मिल रहा था, जाना पड़ता था खाने के लिए। यहाँ तो मम्मी जी आके सामने प्लेट रख रही है, भैया बेटा खाना खा लो, नहीं खा रहे तो मम्मी जी मिन्नतें भी कर रही है, बेटा खा लो। तो क्या हो गया, एनर्जी लो, स्टेबिलिटी ज्यादा, लाइफ में मजे ही मजे हैं, साथ हो गया ना तुमको अपने घर वालों का। अब इसी तरह से अब समझ सकते हैं, तो आपके अपने पेरेंट्स के साथ क्या अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है? सबकी होती है यार, सबके अंदर, सबके लिए अपने पेरेंट्स के लिए प्यार होता है। बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट होता तो है ना। पेरेंट्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट दे लव यू द मोस्ट। सिमिलरली दिस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर अलोन दे आर इन हाई एनर्जी स्टेट, दे आर अनस्टेबल, देयर मास इज आल्सो हाई। व्हेन दे कम टुगेदर देयर एनर्जी गेट लॉस्ट, दे बिकम स्टेबल। व्हाई द एनर्जी गेट लॉस्ट? Because they are becoming more stable, they are feeling the force of attraction, and वो जो एनर्जी लॉस होती है वो मास की फॉर्म में होती है। अब नहीं तुम्हें कभी भूलने वाला, है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है मैडम? डेफिनेशन बता दो, बता देते हैं, रो काहे रहे हो। डिफरेंस किसकी डेफिनेशन है बताते हैं, रुक जाओ। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की है, ये एग्जाम में पूछी हुई है, ढंग से करना इसको। डिफरेंस इन mass of a nucleus and its constituents is called as mass defect, मतलब मास में डिफरेंट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो आपके न्यूक्लियस का रियल मास था, जो आपने 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन को, ये हीलियम न्यूक्लियस हो गया ना, आपने इसको मिलाकर बना दिया हीलियम, तो जो इसका मास था हीलियम
हीलियम का, वो इन दोनों की एडिशन करके जो हम मास निकालते थे, 2 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जो हम इंडिविजुअली उनका मास ऐड करते थे, तो उससे कम आया, तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंस, उसे हम क्या बोल देते हैं, मास डिफेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो आप क्या बोलेंगे, डेल्टा एम इज इक्वल टू व्हाट, क्या है डेल्टा एम, 2 into mass of the proton plus 2 into mass of the neutron minus the mass of the helium nucleus, ये हमारा डेल्टा एम हो गया। और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो तो वो जो डेल्टा एम निकला है, वो डेल्टा एम जो निकला है वो एनर्जी के फॉर्म में निकला है। तो एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया आइंस्टाइन की थ्योरी, mc स्क्वायर, तो एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। जो आपका मास लूज हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में हुआ है, तो मतलब जो एनर्जी आपकी लूज हो चुकी है, मतलब उस एनर्जी ने आपकी स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करा है। तो जो एनर्जी इस मास की फॉर्म में लूज हुई है, मतलब उस एनर्जी की लूज होने की वजह से आप में थोड़ी या आपके न्यूक्लियस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? चलो फटाफट से इसे नोट डाउन करो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में रिवाइंड करो। ठीक है बच्चे, तो आपको समझ में आ गया मास डिफेक्ट और एनर्जी का कॉन्सेप्ट? आ गया जी, आ गया। हाँ, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज्यादा हमें जोर लगाना पड़ता है, उतनी ज्यादा हमें उसके, अब जितने जब हमने जोड़ा तो तब उसकी एनर्जी रिलीज हुई है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल दीज माई फिंगर्स आर टुगेदर है ना, बेसिकली पहले अलग अलग थी, ऐसे समझो ये 2 न्यूट्रॉन है और ये 2 प्रोटॉन है, ये अलग अलग थे, स्टेबिलिटी हाई थी, मास ज्यादा था, मैंने इनको जोड़ दिया, जब मैंने इसको जोड़ा तो इनमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई। अब मुझे इनको दोबारा से तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी इनको दोबारा देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? तो मैंने उनको, अब जितनी एनर्जी ऐसे जुड़ने के वक्त रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी मुझे इन्हें देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी मुझे इन्हें देनी पड़ेगी इनको अलग अलग करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, मतलब उतने ज्यादा ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी इनको जोड़ने के वक्त। जब हमने अलग अलग थे, हमने इनको जोड़ा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई, अब इनको दोबारा तोड़ना है तो उतनी एनर्जी दोबारा देनी पड़ेगी, और जब उनको हमें दोबारा वो एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब उतने पास पास ये बैठे हुए हैं, उतने ज्यादा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको लिखो, फिर मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी पूरा समझा देती हूँ, टेंशन की बात नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट तो अपन ने कवर कर ही लिया है, किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, और ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो काफी ज्यादा आसान है। चलिए चलिए चलिए, सामान्य जल्दी करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन थे तो वो आपस में जुड़े होंगे, ये 2 न्यूट्रॉन मान लो, ये एक न्यूट्रॉन, ये दूसरा न्यूट्रॉन, ये हमारा एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, तो ये आपस में बाइंडेड है। ठीक है, और इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अगर हमें इस न्यूक्लियन को अलग करना है तो हमें इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि इस न्यूक्लियन को अलग करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए जो इन 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यकता है, जिसकी इन 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम बोलेंगे कि इस न्यूक्लियन को अलग करने के लिए इतनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए इसको अलग करने के लिए, और जितनी एनर्जी इसको अलग करने के लिए चाहिए मतलब उतनी ज्यादा इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब वो एनर्जी जिसके साथ में वो दूसरे न्यूक्लियन के साथ में बाइंडेड है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब वो मतलब जितनी एनर्जी इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब एक न्यूक्लियन को अगर आपको अलग करना है तो आप बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आपको सिर्फ ये 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो अब लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। Binding energy per neutron is a very important concept, I would say. Binding energy per nucleon is basically the energy that is needed to separate a nucleon into its, that is basically for the whole thing,
ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैंने आपको यहाँ समझाया कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। पर न्यूक्लियन की बात करें तो न्यूक्लियन इज बेसिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन सबको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं न्यूक्लियन। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, जिसे हम न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं, उसको अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ आया बेटा? समझ आया, समझ आया, समझ आया। फटाफट लिखो। देखो बच्चे मेरी बात सुनो आप लोग। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर लेस देन 30 की बात करते हैं या एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 170 की बात करते हैं, ये दोनों ही कुछ ज्यादा खास स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ दोनों ही ज्यादा खास स्टेबल नहीं होते हैं, नॉट सो स्टेबल। ये तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, इनमें तो कॉन्टिन्यूसली रेडियो एक्टिविटी चल रही होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये कुछ खास स्टेबल नहीं होते हैं। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं है तो मतलब ये आपस में अच्छे से जुड़े नहीं हुए हैं, तो इनको उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यस मैम। अब जो ये 30 और 170 के बीच में मास नंबर वाले जो आते हैं, ये बड़े स्टेबल होते हैं। अब अगर ये स्टेबल है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई है, और ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है सबकी। ऐसा नहीं है मास नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये 30 टू 170 के बीच में जितने भी मास नंबर आते हैं, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है मास नंबर बढ़ने से वो बढ़ती जा रही है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हम बात कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब मास नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ओनली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मास नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 0 0 and 50 100 150 200। देखो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी इसकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है, बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। ये अपन जा रहे हैं बेटा जी 30 तक जाएंगे हम लोग, यहाँ मान लो कहीं ना कहीं 30 होगा, हम जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही 30 आया ना तो ये कांस्टेंट होने लगती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब यहाँ कहाँ तक होंगी ऑलमोस्ट कांस्टेंट? यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, घटनी स्टार्ट हो जाती है, दोबारा से घटनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मास नंबर का ग्राफ बना सकते हैं कि पहले बढ़ रही थी बाइंडिंग एनर्जी, बट इट वाज ऑलमोस्ट बट बेसिकली इट वाज लेस देन दिस एनर्जी, दिस बाइंडिंग एनर्जी, ये वाली। और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है। दिस इज फॉर बिटवीन 30 एंड 170 जिनका मास नंबर है। 30 से कम वालों की बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, 170 से ऊपर वालों की भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। इससे तो कम है मैम, देखो इसकी ज्यादा बेटा, इससे तो कम है ना। अच्छा, आयरन इज द मेटल विद द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो चाहे हम लाइटर न्यूक्लियर की बात करें 30 से कम वालों की, या हम 170 से ज्यादा वालों की बात करें, तो बाइंडिंग एनर्जी तो दोनों के लिए ही लो लो होती है। और 30 टू 170 वालों के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, ना ज्यादा ना कम, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आगे बढ़े। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द टॉपिक न्यूक्लियर फोर्स, जिससे वो सारे के सारे प्रोटॉन्स आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। दिस इज द फोर्स विद व्हिच द न्यूक्लियॉन्स दे आर बाइंडेड टुगेदर, न्यूक्लियर फोर्स, राइट। सबसे पहले आपको ये समझना है ये नॉन सेंट्रल है,
नॉन सेंट्रल माने जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल था, मीन सेंटर टू सेंटर हम लोग डिस्टेंस लेते थे, ऐसा न्यूक्लियर फोर्स में नहीं होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ग्रेविटेशन से सबसे स्ट्रांग होता है। अगर मैं आपको रेशियो बताऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स की होती है 1:10⁻36 × 10⁻38। तो मतलब ये वाला फोर्स इससे 100 टाइम्स ज़्यादा है, और ये वाला फोर्स तो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये तो इससे और भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट होता है चार्ज में। और पॉजिटिव भी न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करते हैं, बट न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करते हैं। बट अब आप सोचोगे कि मैम अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को पास रखते हैं तो हमें पता है न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो फिर वो लग के उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता? नेगेटिव अगर पड़ा है, पॉजिटिव पड़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों डोमिनेट करता है? क्योंकि मेरे न्यूक्लियर फोर्स दूर से नहीं लगता है, न्यूक्लियर फोर्स जब बहुत पास होते हैं ना न्यूक्लियंस, या अगर दो न्यूट्रॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, तो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपेल ही करेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स दूर नहीं लगता, न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है जब वो बहुत पास आगे होते हैं, फर्मी मीटर के ऑर्डर में पास आगे होते हैं। ठीक है, बड़े शॉर्ट रेंज होते हैं, बहुत पास होते हैं ना, तब लगते हैं। जैसे कि सिर्फ 2 से 3 फर्मी मीटर ही दूर होना चाहिए। फर्मी मीटर बहुत छोटा होता है, मीटर से तो काफी ज्यादा छोटा होता है, 10⁻15 टाइम्स छोटा होता है मीटर से। तो कैन इमेजिन कितना छोटा होगा, है ना? हाँ, और मैं आपको एक ग्राफ पढ़ाती हूँ, फिर उसके बेसिस पे मैं आपको 2 पॉइंट समझाऊंगी। एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाला, दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगी सैचुरेशन इफेक्ट वाला पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, चलो ग्राफ देखते हैं हम लोग। ग्राफ कौन सा है जी? पोटेंशियल एनर्जी और आर का। अब यहाँ पे आर जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब पोटेंशियल एनर्जी, जब आपस में चीजें अट्रैक्ट हो रही होती है, तो मतलब अगर आप पॉजिटिव को, जैसे अगर पॉजिटिव को पास लाते हो, तो अगर वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, तो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जब अगेंस्ट द विल काम होता है ना, तब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप जो है अपनी लाइफ में आप कुछ और करना चाहते हैं, बट आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बनो, एमबीबीएस एमडी सब प्रोसीजर करके डॉक्टर बनो, तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर दिन भर दिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, है ना? एंड एट द एंड यू विल बी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि आप उस लाइन को छोड़ देंगे। इसी तरह से जिस तरह से हम अपनी मर्जी नहीं करते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वैसे ही अगर हम पॉजिटिव को पास लेते हैं तो वो पास नहीं आना चाहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्यों नहीं लग रहा बेटा? न्यूक्लियर फोर्स जब बहुत पास आ जाएगा तब लगेगा ना। तो उसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पास नहीं आना चाहते, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफकोर्स बढ़ेगी यार, ऑब्वियस सी बात है। बट अब मैं उसको ले आई हूँ कहाँ पर? फर्मी मीटर के ऑर्डर में। कहाँ ले आई हूँ मैं उसको? फर्मी मीटर के ऑर्डर में। जैसे कि मैंने दो न्यूक्लियस को बहुत ही ज्यादा पास रख दिया, ठीक है। बेसिकली होता क्या, आप मानिए ये नोटबुक ना एक फर्मी मीटर, मतलब आप मानिए कि जो नोटबुक है ये 3 फर्मी मीटर है, एंड दोनों तरफ से न्यूक्लियॉन्स जो है वो आ रहे हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स मान लीजिए। तो ये हो गया हमारा 3 फर्मी मीटर का डिस्टेंस, वो पास आ रहे हैं फर्मी मीटर के ऑर्डर में। न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लग रहा। पास आ रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लग रहा। पास आ रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन हो रहा है, ये पॉइंट होता है जब वो 0.8 फर्मी मीटर दूर होते हैं। अब अगर वो इससे ज्यादा पास जाने की कोशिश करेंगे ना, मतलब अगर हम उसको जबरदस्ती लेकर जाएंगे, अगर नेचुरल है तो हम यहाँ पे उसको लेके आ गए हैं। देखो ये 2 पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव रिपेल कर रहे थे फर्मी मीटर से पहले तक, है ना।
तो हम पहले उसको मीटर के डिस्टेंस से फर्मी मीटर तक धक्के से ले आए हैं। अब इसके बाद में सारा काम न्यूक्लियर फोर्स कर लेगा, न्यूक्लियर फोर्स खींचेगा 0.85 मीटर पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो भी रिपल्शन होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना मतलब रिपल्शन होना। बट अगर हम फिर भी उसको धक्के से आगे लेकर चले जाएं तो फिर से 0.8 पे आ जाएगा, फिर लेके चले गए, फिर 0.8 पे आ जाएगा, फिर लेके चले गए 0.8 पे लेके आ जाएगा। मैम 3 फर्मी मीटर तक आप ऐसे लाए, कैसे लाए बेटा? धक्के से। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो न्यूक्लियर फोर्स लग ही नहीं रहा था, उससे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पॉजिटिव को रिपेल ही करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0.8 पे मैं ले आई, इससे ज्यादा पास नहीं हो जाने वाला। नो नो नो, इससे ज्यादा पास नहीं उसने जाना। तुमने लेके चले गए तुम, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जानी है फिर से बढ़, और पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती है मतलब रिपल्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ बेटा 0.8 फर्मी मीटर। ठीक है, 0.8 फर्मी मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होने वाली है, और यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। मैं इसको थोड़ा और पास ले गई तो अब क्या होना है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग पड़नी है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब होता है? स्टेबिलिटी घट रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज मींस स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज मींस बॉन्ड वीक। ठीक है, अब ये 0.8 है, यहाँ पर मैक्सिमम है। बट देखो अगर मैं थोड़ा इसको दूर ले जाती हूँ अब, तो थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना, थोड़ी सी तो मैंने कहा स्टेबिलिटी इनकी कम हो जाएगी ना, डेफिनेटली हो जाएगी। मतलब बट ऐसा नहीं है कि फिर वो रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप इसको 0.8 मीटर से दूर ले जाएंगे, अट्रैक्ट तो तब भी करेगा जब तक वो फर्मी मीटर के ऑर्डर में है, बट इसके जितना अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फ्यूचर थोड़ी सी बढ़ जाएगी एंड एक पॉइंट आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप उसको कितना भी दूर ले जाओ तो वो न्यूक्लियर फोर्स उतना ही लगेगा, बट कंडीशन इज कि फर्मी मीटर के ऑर्डर में होनी चाहिए। डिस्टेंस जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए फर्मी मीटर से। जैसे ही फर्मी मीटर से बड़ा डिस्टेंस हो गया वैसे ही क्या हो जाना है बेटा, वैसे ही क्या हो जाना है? न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगना है, रिपल्शन हो जानी है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ फर्मी मीटर तक ही यहाँ तक रहती है। उसके बाद में अगर आप उसको पास लाएंगे तो बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, मींस वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही होती है। इससे पास लाऊंगी तो भी बढ़ेगी, ठीक है, और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। इससे दूर लेकर जाऊंगी तो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। और ये कांस्टेंसी जो है ये तभी तक मेंटेन्ड है जब तक ऑर्डर फर्मी मीटर में है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पर होती है? 0.8 फर्मी मीटर पर होती है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि थोड़ी सी बड़ी एंड फिर कांस्टेंट हो गई, इसे बोलते हैं सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन पॉइंट है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। ठीक है, हाँ, और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। अल्फा डीके, बीटा डीके, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ, अल्फा डीके, क्यू वैल्यू का डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हट गया तुम्हारा। बीटा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, गामा डीके, कुछ नहीं आना तुम्हें ये सब को। अब तुम्हें सीधा करना है बेटा। वी हैव रीच्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज द न्यूक्लियर फिजन एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन। Very easy peasy lemon squeezy. We are gonna do it now. The chapter complete, right? It will take I think 20-25 minutes more, not more than that. अब जैसे तुम लोग घर पे इकट्ठे बैठे थे, तुम्हारे बीच में तुम्हारे दोस्त तुम मिलने आ जाते थे, है ना, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम रह रहे थे, बड़े स्टेबल फील करते थे, किसी भी चीज़ की जरूरत होती थी पापा ला देते थे, मम्मी ला देती थी, किसी को चीज़ खाने देती थी, आपके घर में आपके लिए बन जाती थी। कपड़े नहीं मिल रहे, मम्मी ने निकाल के दे दिए। बड़ी स्टेबल जिंदगी चल रही, बड़ी मस्त मस्त जिंदगी चल रही है, बड़े मजे आ रहे हैं लाइफ में, बड़े मजे आ रहे हैं लाइफ में। अब अगर तुम्हें कहा जाए बेटा, अरे बेटा जी अब आप हो गए हैं 11वीं कक्षा में, अब आपको पड़ेगा पढ़ना, और यहाँ नहीं आप पढ़ पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा बाहर आए, है ना, करियर बनाना भाई साहब, है ना, बाहर जाते हैं। और बाहर चले गए ना, तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी जुराबें मिल रही है, ना तुम्हें वहाँ पे अपने बूट मिल रहे हैं, ना तुम्हें खाना प्रॉपर मिल रहा है, तो क्या हो गया? अनस्टेबिलिटी हो गई। तो जब तुम इकट्ठे रह रहे थे, बड़े मजे आ रहे थे, बड़ा प्यार मिल रहा था घर वालों से, बड़ी स्टेबिलिटी थी,
तुम हो गए अलग, अलग हो गए तो क्या हो गया, एनर्जी बढ़ गई, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कहाँ पड़े हैं मेरे कपड़े, खाना कहाँ से मिलेगा, खाना अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा, टेस्टी नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा, हाई एनर्जी। घर पे क्या था, बैठे थे कमरे में, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, सब मिल रहा था तुम्हें बैठे बिठाए, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, एनर्जी बहुत कम थी, सुस्त थे तुम लोग। बाहर चले गए, फुर्तीले हो गए, क्यों, भागना पड़ रहा है, काम खुद करना है ना, सब कुछ खुद मैनेज करना है, सुबह कोई उठाने भी नहीं वाला है, खुद उठना है ना, अलार्म अपना लगाना है, ध्यान रखना है, खुद का खुद रखना है, कोई और नहीं रखने वाला। तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई। इसी तरह से जब एक न्यूक्लियस होता है, उसमें अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे बैठे होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उनके अंदर मास उनका कम होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी जुड़ने के वक्त रिलीज होगी होती है। अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, मीन्स अगर हम लोग न्यूक्लियर फिजन करने की कोशिश करेंगे, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, लाइटर जो हमारा मास उसका जब कम था, तो उसमें से क्या निकलेंगे, बहुत सारे ढेरों सारे निकलेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन। उन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जब हम मास को ऐड करेंगे, तो वो न्यूक्लियाई के मास से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है दोबारा से टूटने के लिए। इंडिविजुअली घूम रहे हैं, कोई बॉन्ड नहीं बना, अलग अलग हो चुके हैं। अलग अलग कब होंगे, जब हम उनको एनर्जी देंगे, क्योंकि वो बॉन्ड बनने वक्त उन्होंने एनर्जी रिलीज करी थी, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से फिजन हो जाता है, मास बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। न्यूक्लियर फिजन की मैं डेफिनेशन आपके लिए लिखती हूँ। ठीक है बच्चों, चलो अब न्यूक्लियर फिजन में आपको समझा देती हूँ एक बार लिख के। जैसे आपके पास में एक न्यूक्लियस सा था, हैवी सा न्यूक्लियस था, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस था। अब हैवी न्यूक्लियस है तो मींस स्टेबिलिटी लेस है, कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी लेस है, ठीक है, स्टेबिलिटी लेस है। ये स्प्लिट हो गया लाइटर न्यूक्लियर देने के लिए। मतलब मास ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, मैंने आपको बताया था। अब यहां पर मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जैसे अगर यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हो सकता है इसका 1.8 हो, इसका 1.8 हो, तो 0.2 का गया, मतलब एनर्जी रिलीज हो जाती है फिजन के दौरान। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो मैं क्या बोल